हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आई होप आप लोगों ने सी पी एम पार्ट को अच्छे से एंजॉय किया होगा और सारे क्वेश्चन जो पेंडिंग हो गए वो भी सारे कंप्लीट कर लिए होंगे, और जो भी इधर उधर से जो कंटेंट आपका पढ़ने वाला बचा होगा सी पी एम पार्ट में वो भी रिवाइज अच्छे से कर लिया होगा और पढ़ लिया होगा। तो आज से हम लोग जो चीज़ पढ़ने जाएंगे वो है स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे मोस्टली। तो और आज का टॉपिक तो कनेक्शंस रहेगा ही रहेगा। उससे पहले यार, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ लगती है ना कि लाइक कंटेंट में, मेरे की क्वालिटी ऑफ कंटेंट में कि कोई चीज़ मिसिंग लगती है ना, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर कमेंट्स में नहीं करना तो टेलीग्राम की आईडी मैंने अपनी अबाउट में चैनल के पोस्ट कर दिया, तो उधर से भी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट्स पूछना हो या कुछ पूछना हो, है ना। एक्चुअली इट्स वेरी हेक्टिक कि जॉब के साथ पढ़ाई करनी और पढ़ाई के साथ यूट्यूब मैनेज करना, तो इसलिए मे बी क्वालिटी के साथ मैं ट्राई तो करता हूँ कि पूरा जो अच्छे से जो आजकल पढ़ाई का कंटेंट डाल रहा हूँ तो अच्छे से हर एक चीज़ अच्छे से कवर कर दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। बट स्टिल मी एंड माई फ्रेंड वी आर वेरी ट्राइंग हार्ड टू मैनेज दिस चैनल सो दैट हम लोग एक क्वालिटी कंटेंट आप सबको पहुंचा दे। इसलिए हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ एंड शी इज़ हैंडलिंग द बैक एंड ऑफ दिस चैनल, लाइक रिप्लाइंग टू ऑल द कमेंट्स और एडिटिंग द वीडियो, और उसके बाद लाइक एडिंग लाइक टाइटल एंड ऑल द थिंग्स। यार मेरे को इतना बैक एंड की कोई नॉलेज नहीं है। माई मेन वर्क इज़ टू गिव यू द कंटेंट, लाइक टू गिव यू द वीडियोस, और उसके बाद एंड लाइक आई डोंट नो मच अबाउट द बैक एंड स्टफ व्हाट इज SEO एंड ऑल। सो या, सो इसलिए अगर कोई आप लोगों को कोई चीज़ लगती है कि आई कैन ऐड मोर, सो यू कैन लेट मी नो एंड वी विल ट्राई कि टुगेदर लाइक वी कैन ग्रो टुगेदर, वी कैन स्टडी टुगेदर एंड वी कैन अचीव टुगेदर, राइट। तो आज का टॉपिक अपना स्टील स्ट्रक्चर है। एक्चुअली मेरा स्टील स्ट्रक्चर का पढ़ाने का थोड़ा जो वे था वो डिफरेंट है कि मैं क्वेश्चन से ट्राई करता हूँ स्टार्ट करने की, बट लाइक आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना नॉलेज है अभी स्टील स्ट्रक्चर्स का, इसलिए हर चैप्टर को मैं कैसे पढ़ाने की ट्राई करूँगा। देखो, ये मैंने अपने जो शॉर्ट नोट्स थे पूरे कनेक्शंस के वो ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप पूरा आज हम लोग ये शॉर्ट नोट्स को देख लेंगे, उसके बाद अगली वीडियो पे कनेक्शंस ही अभी रहेगा, क्योंकि कनेक्शंस आप लोग जानते ही हो यार स्टील स्ट्रक्चर में कितना इम्पोर्टेंट है। कि अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो रिवेट्स भी प्रीलिम्स में आपको पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है ना। और अगर गेट की बात करें उसमें रिवेट नहीं इंजीनियरिंग सर्विस में आएगा, गेट में नहीं आएगा। उसके बाद बोल्टिंग, ये तो दोनों में ही आएंगे। उसके बाद वेल्डिंग, ये भी दोनों में ही आएंगे। उसके बाद सेंट्रिक लोडिंग एंड थोड़ा और चीज़ें, ये सब चीज़ हम लोगों को दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। तो इसलिए कनेक्शंस को मे बी कि आज की क्लास में लेक्चर 1 में हम लोग रिवाइज करेंगे, और उसके साथ साथ जो आपका होमवर्क ये होगा कि रिवीजन करने के साथ साथ आप लोगों को ESE प्रीलिम्स के कनेक्शंस के सारे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग जो कल लेक्चर 2 लाएंगे, मेरा ये बहुत अच्छा फंडा है यार इसमें। ये स्टील स्ट्रक्चर में क्या है, मैं साथ में एक इसके पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराता हूँ, ठीक है। तो कल लेक्चर 2 जब हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग ये जो भी पूरे टॉपिक्स होंगे, है ना, कनेक्शंस के, हम लोग उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। उससे क्या होगा, आप लोगों को पूरा इन डेप्थ जो है इसका समझ आएगा, है ना। तो इसलिए इसके हमको सब्जेक्टिव देखने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। और मैं इसका कनेक्शंस का लेक्चर 3 भी ऐसे डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करें, क्योंकि मुझे थोड़े से रिव्यूज़ ये आए हैं कि लाइक CPM पार्ट तो चलो एक है ना थ्योरी वाला थोड़ा मोर ओरिएंटेड टॉपिक है, उसमें मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस नहीं किए, क्योंकि वो एक मैं चाहता था कि आप रिवाइज़ करो प्लस प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन इसमें मैं क्या करूँगा, रिवाइज़ भी करवाऊँगा सबसे पहले,
ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट होगा रिवाइज़ करना, जितना आपके नोट्स को एक क्यूरेटेड फॉर्म में बना सको उतना। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव भी देखेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना ये स्टील स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपका जो इन डेप्थ नॉलेज है वो अच्छे से गेन होगा। सिमिलरली आरसीसी के लिए भी ऐसा ही मेरा फंडा है कि इन दोनों के तो मैं स्पेशली लाइक सॉम की अभी अगर मैं रिवीजन करूँ तो मैं चाहे एक पॉइंट पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना करूँगा, बट अगर ये मैं स्टील स्ट्रक्चर की रिवीजन कर रहा हूँ या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखना प्रेफर करता हूँ। तो आई विल फॉलो दिस सिमिलर वे। ठीक है, कनेक्शंस को 3 दिन अराउंड लगेंगे। एक एस्टिमेट अगर बनाया जाए तो कनेक्शंस को 3 दिन लगा लो। उसके बाद टेंशन मेंबर्स, उसको 2 दिन लगेंगे। कंप्रेशन मेंबर्स, उसको 2 दिन लगेंगे। उसके बाद बीम्स, उसको 2 दिन लगेंगे। उसके बाद हम लोग प्लेट गर्डर्स, गैंट्री गर्डर्स एंड मिसलेनियस, इसको भी 2 दिन लगा दो। और उसके बाद प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक मैकेनिज़्म, इसको 3 दिन लगेंगे। तो इन टोटल हम लोग ट्राई करेंगे 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 3, 14, 14 दे तो एक रफ एस्टिमेट है ना। पर मैं ट्राई करूँगा क्योंकि ये सारा रिवीजन कर रहा है तो एक सब्जेक्ट पे हम लोग 14 दिन तो नहीं दे सकते ना यार, ऑब्वियसली। तो ये मैं एक एस्टिमेट सोच रहा था, पर मैं एज क्विकली एज पॉसिबल इसको ट्राई करने का पूरा ट्राई करूँगा, है ना। एज क्विकली एज पॉसिबल इसको ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। 14 दिन मेरा एस्टिमेट बना था जो भी मैंने आपको बताया, पर 14 दिन इज़ एक्चुअली यार टू मच फॉर लाइक स्टील स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि हमारा मेन जो फोकस रहेगा ना वो ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करने को रहेगा। तो अगर आप लोगों मेरे साथ दिया और आप लोगों ने ईएससी प्रीलिम्स फटाफट से कर लिया कि आज मैंने कनेक्शंस की रिवीजन ख़त्म कर ली और आप लोग कल तक पूरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर दिए, तो हम लोग कनेक्शन कल ही ख़त्म कर देंगे आप लोगों की हेल्प के साथ। सिमिलरली टेंशन मेंबर को 1 दिन भी लग सकता है, तो -1 अगर आप लोगों की हेल्प हुई तो सब में -1 हो जाएगा। तो 6-7 दिन तो ऐसे ही माइनस हो गए, तो हम कुल मिला के 1 वीक में ख़त्म कर सकते हैं अगर आप लोगों ने साथ दिया, है ना। तो 14 डेज इज़ एक्चुअली टू मच फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स। इतना हम लोग सॉइल की रिवीजन के टाइम पे ट्राई करेंगे कि 10-12 दिन लगाने के लिए, बट स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड 14 डेज़। और अगर कुछ ऐसा हुआ, मुझे लग रहा हुआ कि टाइम एक्सीड करेगा, तो उस केस में मैं जो वीडियोस है वो 1-1 घंटे की भी बना दूंगा। ठीक है, कि लाइक अगर एक मैंने देखा एक्सीड कर रहा है कोई चीज़ तो मैं वीडियोस की लेंथ इंक्रीज़ कर दूंगा। अभी के लिए वीडियो की लेंथ थोड़ा है ना कम रहेगी, कि लाइक मुझे लग रहा होगा कि अगर टाइम थोड़ा अच्छा लग रहा है तो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी, कि मैं दिन कम करके क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हमें। हम अपना दिन का पढ़ाई का समय इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। हम लोगों को सब क्रिटिकल बनना है भाई, सुपर क्रिटिकल नहीं। ये मैंने जो 14 दिन बताया ना, ये मैंने बताया मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली। पर हम लोग चाहें तो सब क्रिटिकल बन सकते हैं, चाहें तो इसको 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जो कि हम लोग करेंगे, करके दिखाना है हम लोगों को। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से स्टील स्ट्रक्चर के। बेसिक में सबसे पहले क्या है, अपन लोगों को पता है आप लोगों को कि स्टील स्ट्रक्चर के लिए ये जो चैप्टर 1 जो होता है, आप कोई भी बुक पे जाओगे तो स्टील स्ट्रक्चर का कोड ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने इस स्टील स्ट्रक्चर के कोड को IS 8000 1000 बार देखा होगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग जो बात करनी है वो करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, क्रॉस सेक्शन देखो क्या है यार, हम बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर में 4 तरह के क्रॉस सेक्शन होते हैं, है ना। कौन कौन से हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्टली, प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट या फिर सिलेंडर, है ना। तो ये क्या क्या होता है, एक अगर हम जनरलाइज व्यू देखें तो अगर मूवमेंट और इसकी रोटेशन कैपेसिटी में ऐसा कुछ मतलब ग्राफ होता है, तो क्या बोलता है कि प्लास्टिक सेक्शन में क्या होता है, ऑल फाइबर्स रीच अप टू यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है,
क्रॉस सेक्शन कैन डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इसके अंदर आ सकता है ना, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, प्लास्टिक मैकेनिज्म भी फॉर्म हो जाता है। क्रॉस सेक्शन कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज, ठीक है, प्लास्टिक हिंज आता है एंड हैव रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द फेलियर ऑफ अ स्ट्रक्चर बाय प्लास्टिक मैकेनिज्म। देखो इसलिए ये बाहर आया, मतलब इसके पास देखो फेलियर के लिए, जो फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जो प्लास्टिक मैकेनिज्म रिक्वायर होता है, रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है, वो भी यहाँ तक पहुँच रही है। और इसका जो मूवमेंट भी है वो प्लास्टिक मूवमेंट के बराबर है। तो सारे फाइबर रीच हो गए, प्लास्टिक मैकेनिज्म भी इसके अंदर फॉर्म हो गया। तो ये जो हम लोग डिस्कशन जब करेंगे, ये प्लास्टिक एनालिसिस करेंगे जब लोग, है ना, ये पूरा चीज़ होता है। उसके बाद जो कॉम्पैक्ट सेक्शन आता है, कॉम्पैक्ट सेक्शन में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट और रेजिस्टेंस। मतलब देखो प्लास्टिक मूवमेंट और रेजिस्टेंस तो आ जाता है, सारे फाइबर जो है वो FY तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास इनएडिक्वेट रोटेशन कैपेसिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म होता है। मतलब इतनी रोटेशन कैपेसिटी नहीं हो पाती कि प्लास्टिक मैकेनिज्म फॉर्म हो जाए, पर प्लास्टिक मूवमेंट और रेजिस्टेंस वो डेवलप कर सकता है। क्यों नहीं ये रोटेशन होती, क्योंकि वो पहले ही उससे में भी बकल कर जाएगा, ठीक है, इसलिए। उसके बाद मेरे पास जो आता है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन आता है। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन क्या होता है, एक्सट्रीम फाइबर्स इन कंप्रेशन कैन रीच यील्ड स्ट्रेस। मतलब ये वाला जो सिंपल ऐसा हमने जो डिस्कशन देखते हैं ना, इसको बोलते हैं सेमी कॉम्पैक्ट, बट कैन नॉट डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट और रेजिस्टेंस ड्यू टू लोकल बकलिंग। पूरे सेक्शंस में नहीं ऐसे डेवलप होता है, क्योंकि जब ये एक्सट्रीम फाइबर रीच करता है उसके बाद ही लोकल बकलिंग हो जाती है, उसके बाद ही लोकल बकलिंग हो जाती है इस करके। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर सेक्शन में होता है कि ईल्ड होने से पहले ही बकल हो जाता है, ईल्डिंग नहीं हुई होती, पहले ही बकलिंग हो जाती है। दैट इज द सिलेंडर सेक्शन वेयर इवन बिफोर ईल्डिंग बकलिंग टेक्स प्लेस, राइट। सो दैट इज आवर सिलेंडर सेक्शन। नाउ वी हैव लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा लिमिट स्टेट क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। RCC में हमने खूब अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है। आई एम अज्यूमिंग यू आर नॉट अ फ्रेशर, you already have qualified GATE exam, you already have a basic knowledge of a subject, right? Good, because this is a revision series, not the basics series, okay? So limit state design strength are designed on the basis of safety against failure and are checked for the serviceability requirement as well, ठीक है। मतलब सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी चेक होती है और सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी चेक होती है। इन लिमिट से डिज़ाइन द स्ट्रक्चर शैल बी डिज़ाइन टू विथस्टैंड सेफली ऑल द लोड्स दैट आर लाइकली टू एक्ट ऑन इट थ्रू आउट इट्स लाइफ, ठीक है। मतलब लिमिट स्टेट और डिज़ाइन में क्या आता है अपने पास, सबसे पहले आती है सेफ्टी के बेसिस पे, है ना। मतलब जो भी उसके ऊपर पूरे उसके जीवन में जो भी लोड लगेगा उसको तो हैंडल करने के लिए डिज़ाइन करना ही करना है, पर साथ ही साथ सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई करनी है। सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट मतलब डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, कोरोजन, ड्यूरेबिलिटी और रिपेयरेबल डैमेज ड्यू टू फटीग, ये सबको भी सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आया तो बोलो, ठीक है। तो लिमिट स्टेट किस किस की होगी अपने पास, लिमिट स्टेट दो चीज़ की होगी, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ये दो हो गया, राइट। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप लोगों को पता होगा कि KL/R सिलेंडरनेस रेशियो कितना कितना होता है। अ मेंबर कैरिंग कंप्रेशन लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड प्लस इम्पोज लोड 180 होता है। अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर अदर देन विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, इसमें भी 180 होता है। मेंबर सब्जेक्टेड टू compressive forces resulting from the combination of wind load and earthquake load 250 होता है। compression flange of beam against lateral torsion buckling
इसके लिए 300 होता है। मेंबर ऑलवेज इन टेंशन 400 होता है, और लेसिंग वगैरह के केसेस के लिए 350 होता है। तो ये 4-5 चीज़ें ये आप लोगों को पता ही होंगी। उसके बाद हम लोग रिवेट्स की बात करते हैं। रिवेट्स में मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है कि इसकी फेलियर के आता है, और जो IS कोड की स्पेसिफिकेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो रिवेटिंग होता क्या, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो रिवेटिंग इज ए मेथड ऑफ जॉइनिंग टुगेदर पीसेस ऑफ मेटल बाय इंसर्टिंग अ डक्टाइल मेटल पिन्स कॉल्ड रिवेट्स इनटू द होल्स ऑफ पीसेस टू बी कनेक्टेड, ठीक है। मतलब समझ गए ना, मतलब क्या, ज्वाइन करना है पीसेस ऑफ मेटल्स को, है ना, दो मेटल्स को ज्वाइन करना है, कोई उनके अंदर पिन, उनके अंदर जो होल करके पिन घुसाकर, और उस पिन को, जो डक्टाइल मेटल पिन्स को हम लोग रिवेट बोल देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? बढ़िया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ ये है कि जो रिवेट्स के टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो रिवेट्स के टाइप क्या होते हैं। तो पावर ड्रिवन होता है, पावर ड्रिवन हॉट उसको बोलते हैं, या हैंड ड्रिवन कोल्ड रिवेट होता है। तो इसके अंदर भी जो सब कैटेगरी क्या होती है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, PDS या PDF पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। सिमिलरली HDS हैंड ड्रिवन शॉप, हैंड ड्रिवन फील्ड, ठीक है। उसके बाद जो ये बेसिक IS कोड रिकमेंडेशंस है एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या होती है कि डायमीटर ऑफ होल डायमीटर रिवेट में क्या होता है, डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 1.5, जब हमारे पास जो डायमीटर है वो 25 से कम होगा, प्लस 2 हो जाएगा जब हमारा डायमीटर क्या 25 से ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ आपको मालूम होगी, ठीक है। अब पिच क्या होता है, पिच इज ए सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। दो रिवेट्स के बीच में, मतलब ये है, ये लोड की डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और मिनिमम पिच कितना होना चाहिए, 2.5D होना चाहिए। ये डायमीटर और रिवेट है, रिवेट होल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, 2.5D होनी चाहिए। और मैक्सिमम पिच की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो जहाँ पे भी मैक्सिमम है ना, वहाँ पे अगर 2 टर्म हो उनका मिनिमम लेना होता है, ठीक है, मिनिमम लेना होता है। जैसे ये देखो 16T और 200 mm लेस, दोनों में से जो 16T या 200 mm में से जो छोटा होगा इन केस ऑफ अ टेंशन मेंबर। सिमिलरली 12T और 200 mm लेस, दोनों में से जो छोटा होगा इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर। मतलब मैक्सिमम पिच कितना हो सकता है, 16T और 200 लेस इन केस ऑफ टेंशन। बड़ा मतलब एक देखो 10, इससे सपोज करो 10 आई, इससे 200 आई, अब मैक्सिमम क्या ले सकते हैं भाई, 10 ही ले सकते हैं ना, दोनों में जो छोटा होगा उससे ही लिमिट कंसीडर करनी है। सिमिलरली कंप्रेशन में 12T और 200 आ गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक और लाइन यहाँ पे लिखी है, इन केस ऑफ स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच मालूम होगा, स्टैगरिंग क्या होती है आप लोगों को, कि अगर ऐसा है तो ऐसा ऐसा कुछ हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। इन केस ऑफ अ स्टैगर्ड पिच, पिच में इंक्रीज बाय 50% ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाइड। 50% से इसकी वैल्यू बढ़ सकती है ना, प्रोवाइडेड क्या, गॉज डिस्टेंस जो है वो 75 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। स्टैगर्ड में ये होता है IS कोड की रिकमेंडेशन की, पिच जो है वो 50% से बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड गॉज डिस्टेंस जो है वो 75 mm से छोटा होगा। आगे क्या कह रहा है, इन केस ऑफ अ बट वेल्ड, बट जॉइंट, सॉरी वेल्ड नहीं, बट जॉइंट्स, है ना। बट जॉइंट्स में क्या होता है, मैक्सिमम पिच इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4.5D, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ अ प्लेट फ्रॉम द बटिंग सरफेस, ठीक है। ये IS कोड रिकमेंडेशंस हैं, एक बार जो मेन इंपॉर्टेंट यही थी, ठीक है। उसे मैक्सिमम गॉज डिस्टेंस क्या होगा, 100 + 40 या 200 mm, जो भी छोटा होगा इन केस ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर। 100 + 40 और 200 mm विच एवर इज लेस इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर। और गॉज डिस्टेंस क्या होगा, कि ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, ये ऐसे ऐसे है, ये अप्लाइड लोड की डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो गॉज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंसेस जो आते हैं शुड नॉट बी लेस देन 1.5D होल, मोस्टली यही लेते हैं, है ना। इधर 2 कंडीशन दिया कि 1.5D नॉट
या 1.7 डी नॉट। अब डी नॉट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे होल का डाया बोल दिया। तो 2-3 कंडीशन है ये लेते हैं, पर इन जनरल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ई को हम 1.5 डी नॉट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। मैक्सिमम एज डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, 12 टी ई, वेयर ई इज रूट ऑफ 250 बाई एफ वाई। एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैक्सिमम एज डिस्टेंस इतना होता है। और क्या कह रहा है, व्हेन मेंबर्स एक्सपोज टू कोरोसिव मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 + 40। कोरोसिव इफेक्ट को जब वो मेंबर्स एक्सपोज होते हैं तो 40 + 40 से बड़ा नहीं हो सकता हमारा एज डिस्टेंस, ठीक है भैया। उसके बाद आता है टैकिंग रिवेट्स आते हैं। टैकिंग रिवेट्स की आईएस को रिकमेंडेशंस क्या कहती है, टैकिंग रिवेट्स का ये बोलते हैं कि 32 और 300 mm विच एवर इज लेस इफ प्लेट्स आर नॉट एक्सपोज टू वेदरिंग। वेदरिंग नहीं हुई है तो 32 + 300 mm, या फिर 16T और 200 mm जो भी छोटा होगा इफ प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग को एक्सपोज कर दिया, अगर एक्सपोज नहीं किया तो 32T और 300 mm जो भी छोटा होगा इफ प्लेट्स आर नॉट एक्सपोज टू वेदरिंग। और अगर वेदरिंग को एक्सपोज कर दिया तो 16T और 200 mm जो छोटा होगा इफ प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदरिंग। टैकिंग रिवेट्स नॉट एक्सीडिंग, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। टैकिंग रिवेट्स नॉट एक्सीडिंग 1000 mm इफ इट इज़ अ टेंशन मेंबर, 600 mm इफ इट्स अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। इससे भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर वेदरिंग की कंडीशन होगी तो ये यूज़ कर सकते हैं। अगर टेंशन कंप्रेशन मेंबर है तो 1000 नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ टेंशन, और 600 नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ कंप्रेशन। 32T और 300 mm विच एवर इज लेस इफ प्लेट्स आर नॉट एक्सपोज टू वेदरिंग, 16T और 200 mm इफ प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदरिंग, राइट। तो उसके बाद अपने पास आता है फेलियर ऑफ रिवेटिंग जॉइंट्स, ठीक है। रिवेटिंग जॉइंट्स के अंदर फेलियर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो फेलियर कौन कौन से हो सकते हैं। टीयरिंग ऑफ अ प्लेट बिटवीन द रिवेट होल, टीयर हो जाना प्लेट का रिवेट होल्स के बीच में, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रेंथ आती है वो ये आती है कि सिग्मा 80 P जो कि पिच है माइनस डी होल इंटू टी, ये टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। टीयरिंग स्ट्रेंथ इंटू P माइनस डी होल इंटू टी, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिवेट्स अगर हो जाए उसके लिए जो हमारे पास आता है स्ट्रेंथ आती है वो क्या होती है, टाउ VF इंटू π/4 D होल स्क्वायर इन केस ऑफ अ सिंगल शेयरिंग। डबल शेयरिंग हो तो 2 इंटू टाउ VF इंटू π/4 DF स्क्वायर इन केस ऑफ डबल शेयरिंग। बेयरिंग फेलियर बिटवीन प्लेट एंड रिवेट्स क्या होती है, टाउ PF इंटू D होल इंटू टी। एज क्रैकिंग क्या बोल रहा है, इफ रिवेट्स आर प्लेस्ड नियर टू द एज ऑफ द प्लेट तो एज क्रैकिंग होगा। अब उसके बाद IS 800 2007 ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, लाइक कि ये परमिसिबल अलाउेबल वैल्यू इन केस ऑफ बेयरिंग। सिग्मा PF की वैल्यू क्या रहा है, 300 MPa हो सकती है, और सिग्मा VF की वैल्यू जो कि शेयरिंग के केस में वो 100 mm बोलता है। सिमिलरली ये हम लोग इन जनरल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेंस में ले लेते हैं कि सिग्मा PF की वैल्यू 300 MPa होगी और सिग्मा VF की वैल्यू 100 MPa होगी। और अगर अपने पास पावर ड्रिवन फील्ड है तो 270 और 90 होता है। सिमिलरली HDS है तो 300 और 100 लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो हमारे पास कई बार पूछते हैं वो पूछते हैं नंबर ऑफ़ रिवेट्स फाइंड करने का। नंबर ऑफ़ रिवेट फाइंड करना है तो हमारे पास हम फोर्स को रिवेट वैल्यू से निकाल लेते हैं। और रिवेट वैल्यू क्या होगा, इनमें से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई उसको ही अपन लोग रिवेट वैल्यू बोल देते हैं। तो ये फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रिवेट्स आ जाएंगे जो हमको नंबर ऑफ़ रिवेट्स लगाने हैं, ठीक है। आई बात समझ में, बढ़िया। उसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोग जो IS कोड की स्पेसिफिकेशंस है जो भी हमने डिस्कस की कि पिच की डिस्कस की, उसके बाद गॉज डिस्टेंस की डिस्कस की, और जो भी सारी टैकिंग वगैरह की है ना डिस्कस की, वही जो बोल्टिंग के केस पे भी वही रहती है, ठीक है। तो उसके पहले अब बोल्टिंग में आने से पहले हम लोग
डिस्कस करेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट इन जॉइंट, ठीक है, कि प्लेट की स्ट्रेंथ एक जॉइंट के अंदर क्या होगी, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं हमें, प्लेट इन अ जॉइंट मेड विद बेयरिंग में फेल बाय फॉलोइंग, ठीक है। किस से जो प्लेट इन अ जॉइंट मेड विद अ बेयरिंग में फेल बाय द फॉलोइंग, किन किन से फेल हो सकती है प्लेट के अंदर अब जो फेलियर आ सकते हैं वो आ सकते हैं शेयरिंग और बर्स्टिंग ऑफ एज, सबसे पहले आ सकता है, राइट, शेयरिंग और बर्स्टिंग ऑफ एज, क्रशिंग ऑफ प्लेट। अब ये क्या कह रहे हैं, ये दो जो फेलियर हैं, शेयरिंग और बर्स्टिंग ऑफ एज या क्रशिंग ऑफ अ प्लेट, ये दो तो अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके, ये दोनों तो अवॉइड हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब आता है रप्चर ऑफ अ प्लेट। रप्चर अब किसकी होती है, ये आपको याद रखना है कि रप्चर होती है पूरे स्टील स्ट्रक्चर में, ये याद रखना है, रप्चर होती है नेट सेक्शन की होती है और यील्डिंग होती है ग्रॉस सेक्शन की होती है। तो अब ये पूरे स्टील स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि रप्चर ऑफ अ नेट सेक्शन, यील्डिंग ऑफ अ ग्रॉस सेक्शन होता है। अब देखो रप्चर ऑफ अ प्लेट में नेट सेक्शन की होती है, तो इसमें जो TDN मतलब रप्चर स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.9 AN FU अपॉन गामा M1 और गामा M1 1.5 होता है। FU प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ, और इसमें क्या लेना होता है, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ थिननेस मेंबर अगेंस्ट रप्चर, वो होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ थिननेस मेंबर अगेंस्ट रप्चर। और नेट एरिया आप लोगों को पता ही है क्या करते हैं, B माइनस D0 × T कर देते हैं ना, जितने भी D0 होते हैं, ठीक है। या फिर अगर स्टैगरिंग होगी तो क्या होता है, B माइनस ND0 प्लस समेशन ऑफ स्टैगर्ड पिच का स्क्वायर अपॉन 4G × T। ऑब्वियसली एरिया फाइंड करने के लिए विड्थ इंटू थिकनेस ही करते हैं, है ना। तो ये रप्चर ऑफ अ प्लेट हो गई। उसके बाद एक दूसरी फेलियर जो होती है वो होती है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ होती है। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रप्चर एंड यील्डिंग, ठीक है, रप्चर और यील्डिंग का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब ये क्या बोलता है कि एक प्लेन में टेंशन आ जाएगी भैया और दूसरे प्लेन में क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर प्लेन में शियर आ जाएगी, ठीक है भैया, ये वो चीज़ बोल देता है। तो अब देखो ऐसा है अगर हमारे पास प्लेट, तो इसके अंदर फोर्स इस दिशा में लग रही है, तो इस दिशा में ही शियर आएगी, मतलब 1 2 3 4 में क्या आ गई, 1 2 और 3 4 की दिशा में आ गया शियर प्लेन आ गया, और 2 3 जो प्लेन है ये आ गया टेंशन प्लेन आ गया, है क्या नहीं, राइट, बढ़िया। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो बोलते हैं कि एक में क्या होगी, शियर यील्डिंग प्लस क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, शियर यील्डिंग प्लस टेंशन रप्चर या शियर रप्चर प्लस टेंशन यील्डिंग, ये सब हो सकता है, ये बोलते हैं। तो अगर ये सब हो सकता है इसमें, तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ में देखो ऐसे होता है, ठीक है, दो प्लेन में हो रहा है शेयर हो रहा है, एक में हो रहा है टेंशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, शेयर यील्ड प्लस टेंसाइल रप्चर, मैंने क्या बोला, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन मतलब AVG ग्रॉस एरिया ऑफ शेयर इनटू FY डिवाइडेड बाय √3। अब जब शेयर है ना, शेयर प्लेन, इसमें √3 से डिवाइड करना ही रहता है, गामा M0 प्लस 0.9 AN FU ANT FU अपॉन गामा M1, ठीक है। सिमिलरली शेयर रप्चर प्लस टेंसाइल यील्डिंग आ गया, तो शेयर रप्चर प्लस टेंसाइल यील्डिंग आ गया, तो AVN
0.9 AVN FU divided by √3 gamma m1 plus AGT FY अपॉन गामा एम नॉट। अब इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो हो जाएगा ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने जो चीज़ मैंने कैसे याद रखी है यार कि यील्डिंग जैसे रप्चर में क्या होता है 0.9 AN FU बड़ा है तो नीचे भी गामा M1 ले लेते हैं, ये बड़ा होता है, गामा M1 मोस्टली 1.25 होता है। अगर रप्चर ऑफ नेट सेक्शन अगर यील्डिंग होता है मतलब AG FY अपॉन FY छोटा है तो नीचे गामा M0 जो कि छोटा है 1.1। अगर इन जनरल करें अगर ये 410 वाला ले रहे हैं तो ये 250 है तो मतलब ये छोटा है तो नीचे डिवाइड भी छोटे से करते हैं। तो ये चीज़ मैंने ऐसे याद रखी हुई है। ठीक है, ऑल ओके, बढ़िया। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन स्ट्रेंथ में आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ बियरिंग बोल्ट्स। ठीक है, बियरिंग बोल्ट्स की डिज़ाइन स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ बियरिंग बोल्ट्स। शेयर कैपेसिटी की बात करेंगे इसमें और बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि शेयर कैपेसिटी ऑफ अ बियरिंग बोल्ट। शेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है VSB अपॉन टाउ MB, मतलब ये होता है FUB बोल्ट का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट डिवाइड बाय √3 गामा MB N1 A1 प्लस N2 A2। ठीक है, अब इसमें N1 क्या होता है नंबर ऑफ शेयर प्लेन विथ थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन, और ANB होता है इसके साथ, मतलब जिसको मैं A1 लिख दिया, ये होता है नेट शेयर एरिया ऑफ बोल्ट्स एट दी थ्रेड्स, और वो उसकी वैल्यू होता है 0.78 इंटू π/4 d²। ठीक है, सिमिलरली N2 होता है नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन, और इसमें π/4 d² आ जाता है डायरेक्ट एरिया। ठीक है, ये हो गया शेयर कैपेसिटी ऑफ अ बियरिंग बोल्ट्स। क्या फॉर्मूला हो गया FUB डिवाइडेड बाय √3 गामा MB N1 A1 प्लस N2 A2। N1 क्या नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन्स, और A इसके कॉरस्पॉन्डिंग A क्या 0.78 π/4 d²। सिमिलरली N2 है नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन्स, और इसमें A2 की वैल्यू है π/4 d² आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिडक्शन फैक्टर्स फॉर द शेयर कैपेसिटी। ठीक है, शेयर कैपेसिटी में कई रिडक्शन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर अपने पास लॉन्ग जॉइंट आ जाए। लॉन्ग जॉइंट किसको बोलते हैं अगर हमारे पास लेंथ ऑफ जॉइंट की वैल्यू 15D से बड़ी है। ठीक है, लेंथ ऑफ जॉइंट इज़ ग्रेटर देन 15D। अब लेंथ ऑफ जॉइंट कैसे देखनी है, जैसे ये देखो ये रे बोल्ट्स रे, इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, इसको लेंथ ऑफ जॉइंट बोलेंगे। अगर ये 15D से बड़ा आ गया, ठीक है 15D से बड़ा आ गया, तो जो हम लोग रिडक्शन फैक्टर यूज़ करेंगे वो ये रिडक्शन फैक्टर आएगा, वो आएगा 1.075 माइनस 0.005 LJ/D। ठीक है, 1.075 माइनस 0.005 LJ/D, और इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी 0.75 से 1 तक रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 15D पुट करके देखो, 15D पुट करके अगर मैंने देखा तो क्या आ रहा है 1.075 माइनस 0.005 इंटू 15, तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, और हमेशा इसकी वैल्यू किससे किस बीच रहेगी 1.075 से 1.075 माइनस 0.005 LJ/D, और ये हमेशा जो रहेगा रिडक्शन फैक्टर ये कहाँ से कहाँ रहेगा 0.75 से लेके 1 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में, बढ़िया। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं इफ़ पैकिंग प्लेट्स ऑफ अ थिकनेस 6 mm आर यूज। ठीक है, ग्रेटर देन 6 mm आर यूज। ठीक है, पैकिंग प्लेट्स अगर यूज़ होती है तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये जो रिडक्शन फैक्टर होता है वो होता है 1 माइनस 0.0125 TPK। ठीक है, उसमें जो रिडक्शन फैक्टर आता है वो ये आता है। ठीक है, अगर पैकिंग प्लेट्स ऑफ अ थिकनेस ग्रेटर देन 6 mm आ जाता है, ठीक है, उसमें होता है 1 माइनस 0.0125 TPK। राइट, राइट, इफ़ पैकिंग प्लेट्स ऑफ अ थिकनेस ग्रेटर देन 6 mm इज यूज्ड। उसके बाद अगला होता है इफ़ ग्रिप लेंथ इज़ लार्ज।
अगर ग्रिप लेंथ हमारे पास 5D से बड़ी होती है तो उस केस में क्या होता है ग्रिप लेंथ होती है, ये देखो ये 2 प्लेट्स हैं, इसके बीच में ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं ग्रिप लेंथ, ठीक है। अगर ग्रिप लेंथ है अपनी 5D से बड़ी हो तो उसमें जो वो रिडक्शन फैक्टर होता है वो होता है 8D/3D प्लस LG, ठीक है। ये होता है हमारे पास रिडक्शन फैक्टर। तो फाइनली अगर हमारे पास जो शेयर कैपेसिटी फाइनली होगी वो क्या होगी, FUB डिवाइडेड बाय √3 गामा MB N1A1 प्लस N2A2, और तीनों मतलब जो भी इनमें से 3 में से हो रहा है वो सबका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, राइट। उसके बाद बोल्ट्स में आता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट आ जाती है, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, किसके बराबर है, 2.5 kb dt FU अपॉन गामा MB, ठीक है। 2.5 kb dt FU अपॉन गामा MB, और गामा MB की वैल्यू 1.25 होती है जैसे ऊपर हमने देखा, और इसमें FU होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट होता है, जैसे कि ऊपर हमने देखा था शेयर कैपेसिटी ऑफ अ बेयरिंग बोल्ट्स में देखा था FUB आया था, राइट। FUB आया था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट्स, ठीक है, शेयर में। सिमिलरली बेयरिंग में क्या आ रहा है, 2.5 kb dt FU अपॉन गामा MB आ रहा है। अब kb की वैल्यू क्या होती है, kb की वैल्यू हम लोग लेंगे मिनिमम लेंगे, किन में से लेंगे, E/3D0 P/3D0 माइनस 0.25 FUB अपॉन FU1, ठीक है। ये हो जाएगा kb की वैल्यू, इनमें से जो भी मिनिमम आएगा E/3D0 P/3D0 माइनस 0.25 FUB/FU या 1 में, ठीक है, बढ़िया, ऑल ओके। उसके बाद आता है अपने पास टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट इज, अब टेंसाइल कैपेसिटी जो आएगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी AG/FY अपॉन 1.5 टेंसाइल यील्डिंग, या 0.9 AN FU अपॉन गामा MB टेंसाइल रप्चर। टेंसाइल कैपेसिटी होगी मिनिमम होगी टेंसाइल यील्डिंग या टेंसाइल रप्चर की, राइट। उसके बाद ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल वी कैन स्टडी दैम ऑल्सो। तो वो ये चीज़ें हैं कि बोल्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन शेयर एंड टेंशन। तो अगर बोल्ट्स के अंदर शेयर और टेंशन दोनों आ जाएं तो उस केस में क्या हम लोग को ये एक फॉर्मूला है जो आप लोग फॉर लाइक ऑब्जेक्टिव एक डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं कि बोल्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड शेयर एंड टेंशन में ये होता है कि VSB अपॉन VDB TB अपॉन TB का स्केयर शुड बी लेस देन 1। तो VSB क्या होता है, फैक्टर्ड शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बोल्ट। VDB क्या है, डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट, मतलब फैक्टर शेयर फोर्स अपॉन डिज़ाइन शेयर फोर्स का होल स्केयर प्लस फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स अपॉन फैक्टर्ड टेंसाइल कैपेसिटी का होल स्केयर। ये दोनों क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो ठीक है, ये है कि बोल्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन शेयर एंड टेंशन है उस केस में। उसके बाद शेयर कैपेसिटी ऑफ अ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स की अगर बात करी जाए तो शेयर कैपेसिटी ऑफ अ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स की बात की जाए तो वो ये होता है कि पैरेलल शैंक होता है उसके अंदर या वेस्टेड शैंक होता है, ठीक है। पैरेलल शैंक क्या होता है, डिज़ाइंड एट नो स्लिप एट सर्विसेबिलिटी लोड। वेस्टेड शैंक होता है डिज़ाइंड एट नो स्लिप एट अल्टीमेट लोड। इसके अंदर जो फॉर्मूला इसका होता है वो ये होता है वी डिज़ाइन का μF NE/KH F0 अपॉन गामा मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं। जो मेन जो पैरेलल और वेस्टेड में इसका ये डिफरेंस आएगा कि गामा जो होगा 1.1 आएगा पैरेलल शैंक में, 1.25 आएगा वेस्टेड शैंक में आ जाएगा, ठीक है। और क्या होता है μF NE/KH और F0 की वैल्यू जो होती है वो ANB F0 होता है, ठीक है। ANB क्या होता है, ANB तो हमने पीछे अभी देखा था 0.78 π/4 d² और F0 होता है 0.7 FUB होता है,
ठीक है, ऑल गुड। तो ये दो थोड़ी सी चीज़ें जो आप लोग देख सकते हो, आज तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में मोस्टली पूछा गया, बट स्टिल यू कैन सी कि इन फ्यूचर भी अगर पूछा जाए तो उसके लिए, राइट। ओके, तो उसके बाद आता है एफिशिएंसी। आता है एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी में आता है स्ट्रेंथ। एफिशिएंसी क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। जॉइंट अपॉन प्लेट इनटू 100 वो एफिशिएंसी होता है, ठीक है। ये मोस्टली हमारा हो गया, इसमें कवर हो गया बोल्ट्स हो गया और रिवेट्स कवर हो गया और थोड़ा बेसिक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आईएस स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, वेल्डिंग कनेक्शंस की देख लेते हैं, ठीक है। वेल्डिंग की आईएस कोड रिकमेंडेशंस और थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देखते हैं। उसके बाद हमारा जो कनेक्शन का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वेल्डेड कनेक्शंस में देखें तो आईएस कोड रिकमेंडेशंस फॉर वेल्डिंग देखी जाए तो बट वेल्डिंग के अंदर आता है सबसे पहले साइज ऑफ अ बट वेल्ड होता है इफेक्टेड थ्रोट थिकनेस के बराबर लेते हैं। जो अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन हो, मतलब डबल यू डबल वी डबल जे, उसमें जो लेते हैं क्या लेते हैं? थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट लेते हैं। अगर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो, मतलब सिंगल यू सिंगल वी सिंगल जे या जो भी हो, उसमें ले लेते हैं 5/8 थिकनेस ऑफ थिनर सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्टेड लेंथ। क्या होती है? लेंथ ऑफ अ फुल साइज वेल्ड आ जाता है। मिनिमम लेंथ आती है 4S आता है, एस क्या साइज ऑफ अ वेल्ड। उसका इंटरमीडिएट वेल्डिंग की जो इफेक्टिव लेंथ है वो शुड बी ग्रेटर देन, एल इफेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन 4S एंड स्पेस बिटवीन टू वेल्ड जो होती है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट, ठीक है, राइट। ये हो गया अपने पास बट वेल्डिंग हो गया। थोड़े आईएस को रिकमेंडेशन है जिसमें मोस्टली आप लोगों को क्या क्या रिकमेंडेशन देखनी है। कंप्लीट पेनिट्रेशन में क्या? थिकनेस ऑफ अ थिनर पार्ट जॉइंट है ना। और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में 5/8 थिकनेस ऑफ अ थिनर है। इफेक्टिव लेंथ है लेंथ ऑफ फुल साइज वेल्ड, एल मिनिमम 4S। इंटरमीडिएट में एल इफेक्टिव शुड बी ग्रेटर देन 4S एंड स्पेस बिटवीन टू वेल्ड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम द थिकनेस बिटवीन द थिनर पार्ट्स जॉइंट, राइट। उसके बाद फिलेट वेल्ड आता है अपने पास। फिलेट वेल्ड में साइज़ जो होता है वो होता है मिनिमम वेल्ड लेंथ साइज़ होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मिनिमम लेंथ लेते हैं वो 3 mm लेते हैं। और थोड़ी सी रिकमेंडेशन ये है कि लेस देन 10 mm है, अगर क्या है 10 mm क्या है? थिकर प्लेट का साइज, थिकर प्लेट का थिकनेस है। अगर 10 mm से कम हो तो 3 mm, 10 से 20 हो थिकर का थिकनेस तो 5 mm, 20 से 32 हो 6 mm, 32 से 50 हो तो 8 mm, ठीक है। और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इसमें जो मोस्टली लेते हैं वो क्या लेते हैं? 0.7S लेते हैं, जिसमें ये थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट ही होता है, ठीक है। अब के इसमें क्या लेते हैं? KS होता है बेसिकली इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। और के की वैल्यू जो अभी 0.7 मैंने ली है वो मोस्टली होते हैं 60 to 90 डिग्री एंगल में होती है 0.7। लेकिन अगर 91 to 100 है उस केस में 0.65 लेनी है। 101 to 106 है 0.6 लेनी है। 107 से 113 0.55 लेनी है। 114 से 128 तो 0.5 लेनी है। 60 से 90 0.7, 91 to 100 0.65, 101 to 106 0.6, 107 to 113 0.55, 114 to 120 0.5, ठीक है। उसके बाद इसमें भी यही है कि इफ़ेक्टिव लेंथ 4S से बड़ी होनी चाहिए। लैप लेंथ के लिए मिनिमम लैप लेंथ होनी चाहिए 40 या 40 mm मिनिमम बोला है, तो मैक्सिमम लेना 40 या 40 में से, ठीक है। इंटरमीडिएट वेल्ट है इसमें भी कि शुड बी ग्रेटर देन 4S या 40 mm, ठीक है। तो ये भी मिनिमम है, तो इनमें से भी जो मैक्सिमम होगा उससे बड़ा होना चाहिए। स्पेसिंग की बात करें तो 12T इन केस ऑफ कंप्रेशन, 16T इन केस ऑफ टेंशन होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है डिज़ाइन स्ट्रेस इन वेल्ड आता है अपने पास, ठीक है। बट वेल्ड में क्या होता है? जो डिज़ाइन स्ट्रेस होता है ना FWD, वो डायरेक्टली होता है FU जो बट का होता है अपॉन गामा MW, ठीक है। ये बट में होता है। और फिलेट वेल्ड में क्या होता है? FU अपॉन √3 गामा MW होता है इन केस ऑफ अ फिलेट वेल्ड होता है।
अब गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू 1.25 है शॉ वेल्ड में और 1.5 है फिलेट वेल्ड में, राइट। उसके बाद है इफ़ अ फिलेट वेल्ड इज अप्लाइड टू अ स्केयर लेग, तो उसमें जो साइज हो जाएगा वो t माइनस 1.5 mm हो जाएगा। अगर राउंडेड टो में है तो उसमें हो जाएगा 3/4 t हो जाएगा थिकनेस, ठीक है। और एक और ये चीज़ है कि अंडर रूट ऑफ FH² प्लस 3Q², ये जो हमने F इसका निकाला है ये डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण आया, ठीक है। ये शुड बी लेफ्ट देन FU डिवाइडेड बाय √3 गामा MW इन केस ऑफ अ फिलेट, ठीक है। तो ये डिज़ाइन स्ट्रेसेस हैं, डोंट वरी, इनके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। जो भी हमने आज सारी थ्योरी देखी है तो उनके ऊपर क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मुझे ये आपको बतानी है, देखो कि एक अगर अपने पास ऐसी प्लेट है, ठीक है, ऐसे इस पर 1 वोल्ट है या रिवेट है 2 है 3 है, सिमिलरली यहाँ पे, तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट क्या होगा इसमें। देखो सबसे पहले P यहाँ से फोर्स लगाई, P जा रही है, यहाँ तक P होगी, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स प्लेट के लिए, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सेक्शन जो प्लेट में है वो क्या रहेगा, ये 1-1 सेक्शन रहेगा। क्रिटिकल सेक्शन फॉर द मेन प्लेट इज़ 1-1, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स होती है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर क्रिटिकल सेक्शन फॉर कवर प्लेट की बात करी जाए तो कवर प्लेट में देखो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये P रही यहाँ पे क्या हो गया, एक रिवेट या फिर एक बोल्ट चल गया तो P माइनस RV हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर पहुँचे तो यहाँ पे P माइनस RV माइनस 2RV, मतलब P माइनस 3RV। तो ये 3 रहेगा क्रिटिकल सेक्शन फॉर द कवर प्लेट, क्योंकि यहाँ पे 3RV फोर्स लग रही है और वो मैक्सिमम है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है या कई बार क्वेश्चन में यूज़ हुआ है इसका, कि क्रिटिकल सेक्शन मेन प्लेट की अगर बात करी जाए उस पर ये 1-1 होता है, कवर प्लेट की बात करें तो 3-3 होता है, राइट। ऑल राइट, तो इससे हमारा जो कनेक्शंस की थ्योरी कवर हो गई। अब हम लोग इसका जो हमारे पास रहता है इसका वो रहते हैं क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े इम्पोर्टेंट, और आप ट्राई करो कि कल शाम तक जब वीडियो अपलोड होगी तब तक EAC प्रीलिम्स के सारे कनेक्शंस के क्वेश्चंस ख़त्म कर लो, और उससे आपका थोड़ा सा एक अच्छा जो कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा, ताकि जो कल क्वेश्चंस करेंगे वो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है साथ साथ। तो ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस। अच्छा खासा आज लेक्चर हो गया, थोड़ा लेंथ भी बड़ी होगी, जैसा कि मैंने बोला था कि लेंथ बड़ी हो सकती है आपसे लेक्चर्स की। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो एंड मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।